बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ज़ीला नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मुताबिक। आज जो मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं वो हैं सीनियर सहाफ़ी रियाज़ आरिफ साहब। आज के हालात व वाक़यात पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसे हैं? ये हमारा मेरे ख्याल में आपके साथ पहला है प्रोग्राम। जी सर। उम्मीद है कि आगे बेहतर होगा, बेहतर चलेंगे। मेरे दो साथी आज कराची से बाहर गए हुए हैं, तो इसलिए फिर आज आपको ज़हमत दी है। शुरू करें भली। जी सर। सर पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आएँ। और सर मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफ़ा कर दिया गया है। आपके मुताबिक महंगाई बढ़ेगी? महंगाई तो तूफ़ानी तौर पर बढ़ेगी और ये पाकिस्तान की हाईएस्ट पेट्रोल की कीमतें हैं। पाकिस्तान में अब तक इतने पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी जितनी अब बढ़ गई हैं। अब पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर जो है ना 160 रुपये तकरीबन हो गई है। और ये इस हुकूमत में तकरीबन जब इन्होंने हुकूमत संभाली थी, इससे पहले नवाज़ शरीफ की हुकूमत जब ख़त्म हुई थी, उस वक्त पेट्रोल फ़ी लीटर था 76 रुपये, यानी कि 76 रुपये पर लीटर। अभी देखें आप 160 हो गया है, तो ये दुगने से भी ज़्यादा हो गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें इस तरह कभी नहीं बढ़ाई गई और 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, अभी तो 12 रुपये बायक मुश्त, और इससे पहले 14 रुपये बायक मुश्त, यानी कि 5-7 रुपये की भी बात नहीं है। अब 1 लीटर पे जब इतनी पेट्रोल महंगा हो जाए, आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हो रही है। आज की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत जो है ना वो बढ़े जा रही है। जब पेट्रोल की कीमत किसी भी जगह, किसी भी शहर में बढ़ेगी तो हमारी जितनी भी पेट्रोलियम की मसनूआत हैं उन पे ऑटोमेटिक जो है ना रेट बढ़ जाएगा। इससे महंगाई में इजाफ़ा होगा। पहले अवाम जो है ना वो चीख पुकार कर रहे हैं, तो इससे और महंगाई हो जाएगी, क्योंकि हमारी तमाम रोज़मर्रा के जितने भी मामलात हैं वो पेट्रोल के साथ ही मुंसलिक हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हमारी सब्ज़ियां भी अगर हम काश्त करते हैं, उनको मंडी तक लाते हैं, तो वो किसी न किसी गाड़ी पे जाते हैं, तो गाड़ी पे पेट्रोल खर्च होता है। वहाँ से जब हमारे दुकानदार ख़रीदने जाते हैं मंडी से, तो वो भी पेट्रोल खर्च होता है। तो उससे सब्ज़ी से लेकर हर चीज़ की कीमत, यहाँ तक कि बसों के किराए बढ़ जाएंगे, हवाई जहाज़ के जो फेयर हैं वो बढ़ जाएंगे। तो महंगाई में एक तूफ़ान आएगा जिसको रोकना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अवाम तो पहले बहुत सताए हुए थे। तो इस तरह से पेट्रोलिंग कीमतों में इजाफ़ा कर देना मेरे ख्याल में अवाम के लिए एक बहुत ही भयानक और धचका लगा है अवाम को। जो गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, अभी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ी थी 15%, वो भी अगले महीने से यानी मार्च से स्टार्ट होगी। और पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, जो लोग दफातर जाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, अब वो वैगने वालों ने भी रेट बढ़ा दिए होंगे, तो गाड़ी में भी पेट्रोल डलता है। हर चीज़ में पेट्रोल की वजह से महंगाई होगी और महंगाई को रोकना मुश्किल है और ये नामुमकिन वाली बात है। तो सर ये जो अचानक पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तो मतलब ये इसका कोई पहले आइडिया बताया गया था इनका, या फिर? देखिए, हर 15 दिन के बाद, पहले ये होता था 1 महीने के बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी या कम होती थी। अभी जब से ये हुकूमत आई इमरान खान साहब की, तो हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। अभी कभी कमी भी हो तो 1 रुपया 2 रुपये होती है, और जब बढ़ाते हैं तो वो क्या कहते हैं उसको 10 रुपये से ऊपर बढ़ाते हैं। तो ये अंदाज़ा तो है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी पिछली स्पीच में कहा था कि महंगाई होगी। अभी जो स्पीच की थी उसमें कहा था कि महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई कम होने की वजह से और बढ़ रही है। साफ ज़ाहिर है जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो हर चीज़, हर मसनूआत का रेट अप हो जाएगा, उससे महंगाई में इजाफा होगा, कमी नहीं हो सकती। रियाज़ आरिफ साहब, पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ रही है, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके मुताबिक मोहसिन बेग की गिरफ्तारी दुरुस्त है या नहीं? देखें, किसी भी एक सहाफ़ी की जो आवाम के लिए आवाज़ उठाए या
उसकी गिरफ़्तारी अच्छी चीज़ नहीं है। जो मोहसिन बेग साहब हैं, इनका थोड़ा सा मैं तारुफ़ करा दूं कि इनकी गिरफ़्तारी क्यों हुई है, कैसे हुई है। ये बेसिक इमरान खान साहब के बेहतरीन दोस्त हैं। इन्होंने जब 2013 में इलेक्शन हुए, नवाज़ शरीफ की हुकूमत जीती और इमरान खान की हार गई, उसके ख़िलाफ़ जो इन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई अपोजिशन की, उस वक्त वो इमरान खान के साथ थे और नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद किया करते थे। और तमाम टीवी चैनल्स पे बैठ के और मुख्तलिफ मीडिया प्रोग्राम में, बल्कि जहाँ भी वो स्पीच करते थे, इनका एक अखबार है और एक इदारा चलाते हैं ये, तो उसमें ये इदारे भी लिखते थे, तो वो इनके सब के ख़िलाफ़ थे। बल्कि बकौल उसके उसने पीटीआई के लिए बहुत फंडिंग की है। जहांगीर तरीन के बेहतरीन दोस्त हैं, ठीक है, इस्लामाबाद में रहते हैं और आला पाए के सहाफ़ी हैं। अब ये हुआ है कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए हैं तो उनकी किसी भी मामलात में आपस में नहीं बनी, अब वो उनके मुखालिफ हो गए हैं। या एक सहाफ़ी का जो काम होता है कि वो जो देखता है वो लिखता है, तो उसने भी उसी तरह लिखना शुरू कर दिया, उसी तरह बोलना शुरू कर दिया। अभी ताज़ा तरीन वाक़या ये हुआ है कि वो कह रहे थे इमरान खान साहब के बारे में जो भी बयानात उनके थे। अभी जब इमरान खान ने 10 वफाकी वज़रा को तारीफ़ या सनाद दी तो उसमें मुराद सईद साहब का नाम पहले था, पहले नंबर पे आया। तो उन्होंने गरीदा फ़रूकी के एक प्रोग्राम में, एक टीवी चैनल पे, जो उनसे कहा जा सका, उन्होंने इमरान खान की जो पहली बीवी थी उनकी किताब का हवाला दिया। उस किताब के हवाले में कुछ वो गलत भी कह गए जो कि नहीं कहना चाहिए था। तो उसके जवाब में मुराद सईद ने कल सुबह 9 बजे जाके FIA में दरख्वास्त दी और उन पर FIR करवाई। अब पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं इस नए पाकिस्तान में कि लाहौर में 9 बजे FIR दर्ज होती है, ठीक 9:30 बजे इस्लामाबाद पुलिस और FIA मोहसिन बेग के घर दाखिल हो जाती है। मोहसिन बेग सो रहा होता है, उसके घर वाले उसको उठाते हैं कि कोई बंदे आ गए हैं, इस तरह दाखिल हो गए हैं। तो वो बड़बड़ा के उठता है, उसका बेटे भी जवान है, वो भी उठते हैं, पिस्टल उठाता है और फ़ौरन जाके बंदे को दबोचता है। वो उसको पकड़ता है, वो बाद में वो बताता है कि मैं FIA वाला हूँ और जो है ना मैं आपको गिरफ़्तार करने आया हूँ। तो बाकी जब पिस्टल देखते हैं तो काफ़ी सारे लोग वो भाग जाते हैं FIA वाले। तो फिर उनके घर वाले 15 पे कॉल करते हैं कि हमारे घर में कोई डाकू शकू आ गए हैं, तो पुलिस को बुलाते हैं। अब वो FIA वाले भी 15 को कॉल कर देते हैं कि हम यहाँ पे रेड करने आए हैं, तो आगे उन्होंने हम पर असला तान लिया। खैर उनको गिरफ़्तार करते हैं, पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अब क्योंकि वो एक इदारा चलाता है, अखबार का मालिक है, तो उसने उसके लवाहकीन ने फ़ौरन एक वकील किया और उसको हब्स बेजा में दरख्वास्त दे दी सेशन कोर्ट में। उसमें उन्होंने फ़ौरी तौर पर बैलेफ मुकर्रर किया। वो पुलिस स्टेशन जाके उसने रेड किया, 10-15 मिनट वो उन्होंने उसको आने नहीं दिया। तो जब वो अंदर गया तो वो लॉकअप में था, तो कोर्ट का ये हुक्म था कि उसको लेकर फ़ौरन कोर्ट पेश करो। उन्होंने उसको मोहसिन बेग को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में जब तमाम बयानात हुए तो उन्होंने वो जो लाहौर वाली FIR थी उसका तो हवाला सिर्फ दिया। कोर्ट ने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, गवाहों की लिस्ट मांगी, जो जो अदालत के मामला थे वो उन्होंने किए, लेकिन वो पेश करने में नाकाम रहे। बजाय इसके कि उन्होंने पिस्टल की और FIR दे दी और उसने क्योंकि जो फायर किए थे मोहसिन बेग ने, उस पर उन्होंने एक अलहदा ATC में मुकदमा दायर कर दिया। तो सेशन कोर्ट में 2 घंटे की समाअत के बाद उन्होंने उसकी गिरफ़्तारी को भी गैर कानूनी करार दे दिया और उस SHO के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया जिसने उसको गिरफ़्तार किया था। ठीक है, अब जब ये फैसला हो गया, अब उसकी जो गिरफ़्तारी डाली गई मोहसिन बेग की, तो वो लाहौर वाले केस में नहीं डाली गई, मुराद सईद वाले केस में नहीं डाली गई। उस केस में डाली गई कि इसने असला ताना और इसके पास नाजायज़ असला था, उस वजह से फिर उनका रिमांड लिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि नए पाकिस्तान में इतना तेज़ निज़ाम हमारा हो गया है कि FIR होती है 400 किलोमीटर दूर और आधे घंटे में पुलिस घर पहुंच जाती है। एक सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस तरह का जुल्म कोई सहाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बिल्कुल गवर्नमेंट की ज़्यादती है और इस ज़्यादती को उनको वापस लेना पड़ेगा। अभी जो
अभी इतलात हैं, अभी लास्ट टाइम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट उस सेशन जज के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है जिसने इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। तो मोहसिन बेग साहब बेगुनाह हैं, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसका तरीक़ाकार इस तरह नहीं होता कि उनको मारा जाए, तशद्दुद किया जाए। उनका मेडिकल अभी हो रहा है तो उस पर तशद्दुद भी उनका साबित होगा, क्योंकि पुलिस ने और उन्होंने उस पर बेपनाह तशद्दुद किया है। इससे पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ी बरादरी एहतजाज कर रही है और एहतजाज करना भी चाहिए। उनकी गिरफ़्तारी गलत है और इस तरह के इक़दाम गवर्नमेंट के लिए अच्छा पैगाम साबित नहीं होंगे। जी जनाब। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए रियाज आरिफ साहब कि आपके मुताबिक एंकर पर्सन इकरारुल हसन IBA के दफ्तर में जाना दुरुस्त है या नहीं? देखें, पहले भी हम एक सहाफ़ी मोहसिन बेग का जिक्र कर रहे हैं कि उस पर इस तरह तशद्दुद किया गया। अभी आपने एक और सहाफ़ी का जिक्र कर दिया, इकरारुल हसन। इकरारुल हसन साहब जो है ना, ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं, अच्छे सहाफ़ी हैं, लेकिन इनको पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों का ख्याल रखना चाहिए। किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे हमारा मुल्क का कहीं नुकसान हो या हमारे मुल्क में कोई बदनामी का बहस कोई चीज़ बने तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। मेरे भाई इकरारुल हसन साहब ने पहले हमारी सिंध असम्बली पे भी ऐसे एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें इनकी गिरफ़्तारी हुई। फिर पाकिस्तान रेलवे पे भी इन्होंने प्रोग्राम बनाया लाहौर में, वहाँ भी इनकी गिरफ़्तारी हुई। फिर हमारे हैदराबाद कौन सी शहर जगह है, जामशोरो नहीं, मटियारी में इन्होंने एक SSP आसिफ भुगियो ख़िलाफ़ प्रोग्राम बनाया, वहाँ भी इनको मतलब शर्मिंदगी का बायस बने। तो इनको IB देखे ना, एक हमारा इदारा है, ठीक है, उसमें हमारी एजेंसीज बैठती हैं, वो रिपोर्टिंग करती हैं, ठीक है, हमारे मुल्क के लिए काम करती हैं, वो पाकिस्तान के लिए काम करती हैं। अगर इकरारुल हसन साहब को उनके लिए कोई प्रोग्राम भी करना था तो उसके लिए उनके पास बेहतरीन फॉर्म है, जहाँ जिस इदारे में वो काम करते हैं उसमें भली वो जो तकरीर करें, जो अखबारात में बयान दें, लेकिन ये तो नहीं आप इदारे में घुस जाओ और वहाँ जाके, अब वो भी कहते हैं कि हमें नहीं पता था ये भी TV एंकर है या यहाँ पे कोई प्रोग्राम करने आए हैं। भली वो हमारा सहाफ़ी है, उस पर तशद्दुद जो है ना, जो उसको करंट लगाए गए हैं, उस पर तशद्दुद किया गया है, उसको मारा कूटा गया है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमें भी थोड़ा सा सीखना चाहिए, हमें भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए नदामत का बायस बने, या हम सहाफ़ी बरादरी के लिए कुछ बुरा भला लोग कहें तो हमें अपने गिरेबानों में भी देखना चाहिए। जी सर, जानी और नो कोर्ट के वाक़यात के लिए मतलब आपके मुताबिक वो क्या पैगाम देना चाहते? देखें, जैसे हमने 2 सहाफ़ियों का जिक्र किया, पेट्रोलियम मसनूआत का जिक्र किया, तो ये नो कोर्ट और सरजानी के जो 2 वाक़यात हुए हैं ना, ये भी हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है कि हम किस दौर में जा रहे हैं, किस वहशत में जा रहे हैं कि हमें इंसानियत नहीं रही। सरजानी टाउन में ये वाक़या होता है, ये 6 फरवरी की बात है कि रात के आखिरी पैर में डाकू एक घर में दाखिल होते हैं, वहाँ पे लूट मार करते हैं, फिर वो मर्दों को एक साइड कमरे में बंद कर देते हैं और औरतों को अलहदा कमरे में बंद कर देते हैं। जो उसमें एक नौजवान लड़की थी बेचारी, उसको जो है ना वो ज़बरदस्ती दूसरे कमरे में ले जाते हैं और उसके साथ रेप करते हैं। इतना भयानक काम। रेप करने के बाद वो वहाँ से फ़रार हो जाते हैं और 4 लोग होते हैं। तो ये सुबह जब पता चलता है, लोग एहतजाज करते हैं। वहाँ की जो SSP हैं मैडम सुहाय अज़ीज़, वो एक्शन लेती हैं और मुल्ज़मान का पीछा करती हैं। आज तकरीबन के 10 दिन के बाद उनमें से 2 मुल्ज़मान पुलिस मुकाबले में जो है मारे गए हैं। उनकी, उस लड़की की वालदा और उसके वालिद और लड़की ने शनाख्त की है। तो मेरे ख़्याल में उनका अंजाम यही था और ऐसा होना चाहिए था। किसी की बहू बेटी के साथ इनको ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। अगर तुम डाकू हो, तुम लुटेरे हो, तुम चोर हो, जो तुमने लूट लिया, जो तुमने करना था वो कर लिया, तो तुम अपनी माँओं बहनों को क्यों भूल गए कि तुम इस तरह की ज़्यादती करने लग गए। कराची में एक पहले निज़ाम होता था फ्राई और हाफ़ फ्राई का।
उससे ये था कि या वो टांगे तोड़ देते थे या मार देते थे। उससे ये था कि कम अज़ कम डकैतियाँ और चोरियाँ जो थी वो काफ़ी हद तक रुकी हुई थी। उसमें नाजायज़ लोग भी मारे जा रहे थे, लेकिन ऐसे वाक़यात नहीं हो रहे थे। इस तरह जो नौकोट का वाक़या है, ये ज़िला मीरपुर ख़ास में हुआ है, उसमें बिल्कुल एक अलहदा वो है कि वो दुश्मनी में इतनी लोग पागल और वहशी हो जाते हैं कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। उसमें यह है कि राजपूत और तंगड़ी बरादरी, ये दोनों सिंधी कौमें हैं, इन्होंने जो राजपूत कौम का लड़का होता है वो तंगड़ी बरादरी की लड़की से लव मैरिज करता है। उस लव मैरिज करने के अंजाम में वो लड़का कोर्ट में मैरिज करके पता नहीं हैदराबाद जाता है, कराची जाता है या पता नहीं कहाँ चला जाता है। वो जो तंगड़ी बिरादरी थी वो दिन में एक जुलूस की सूरत में जिसमें 25-30 लोग होते हैं, ठीक है, वो उनके घर पे दूसरी कौम के रिश्तेदारों पे जो इनका लड़का था वहाँ पे धावा बोल देते हैं। धावा बोल के बंदों को बंद करके उनकी 2 नौजवान लड़कियों को, उसकी भाभी और पता नहीं बहन को उठा के ले जाते हैं और 7-8 घंटे वो वापस नहीं करते और जितने लोग होते हैं उन बिचारियों के साथ आबरूरेज़ी करते हैं, उनका रेप करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी इंसानियत कहाँ जा रही है, हमारे मुल्क में ये जहालत क्यों आ रही है। गालबन ये जो मुल्क में अफरा तफरी है, ये जो महंगाई है, उस वजह से इनके दिमाग ख़राब हो गए हैं। हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है, हमें अपने गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत है। एक बंदा की गलती की वजह से पूरी कौम और पूरी बरादरी को इस तरह नहीं करना चाहिए। आखिर इस वाक़े पे ये होता है, वो जो वहाँ की कौम है जो वो ढूंढते हैं, नहीं मिलते, वो एहतजाज करते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं। फिर एसएसपी खैर मीरपुर ख़ास चौधरी असद साहब पहुँचते हैं और वहाँ के डीआईजी पहुँचता है हैदराबाद का, वहाँ जाके वो एहतजाज ख़त्म होता है, लड़कियों को बरामद किया जाता है। फिर सुप्रीम हमारा हाई कोर्ट जो है ना एक्शन लेता है। उसमें अब सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध पुलिस ने, वहाँ के एसएसपी ने वो तमाम मुल्ज़मान जिसमें से 20 या 22 नामज़द हैं और 31-32 ऐसे हैं, उन सब को गिरफ़्तार कर लिया है। इंशाअल्लाह ताला उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे मुल्क में या सूबा सिंध में ये जो वाक़यात हो रहे हैं, ये दिल दहला देने वाक़यात हैं। इनको सुन के खून के आंसू आते हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है। हमें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए, हमें कुछ सोचना चाहिए, हमें इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र रखनी चाहिए और इस तरह के वाक़यात पुलिस को चाहिए कि इस तरह के वाक़यात आइंदा ना होने दें। तो ये बड़े अफसोसनाक वाक़े थे जो मैंने आपको बतलाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके मुताबिक खानेवाल का वाक़या हमें क्या पैगाम देता है? आज के सारे वाक़यात ही इस तरह के हैं। इस हफ़्ते में जो वाक़ हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं, तकरीबन जो इस हफ़्ते में वाक़यात होते हैं ना, हम उनको डिस्कस करते हैं। खानेवाल का जो वाक़या है ये मियाँ चनू तलम्बा के मकाम पर पेश आता है। एक पागल, मतलब जिसके हवास बाख्ता से वो कुरान पाक की बेरहमती करता है, उसको 12-13 साल से, पागल अब कभी नहीं है, 12-13, उसका भाई कहता है, जुल्फ़कार नाम है उसका, कि ये 12-13 साल से इसका हम इलाज करा रहे थे। तो वो कुरान पाक की बेरहमती करता है, वहाँ के लोग उसको पकड़ के मारते हैं। मारना एक अलहदा बात है, फिर उसको पकड़ के वो पुलिस को दे देते, या उनमें कोई ऐसा बड़ा बंदा होता जो उसको पकड़ता या लोगों को मारने से मना करता, उसको जेल भेज देते, या कुछ और भी तौर तरीके हमारे हो सकते थे। तो वहाँ के लोगों ने उसको ईंटें मारी, पत्थर मारे, तशद्दुद किया। पुलिस वहाँ पे आई, पुलिस पे भी तशद्दुद किया। वहाँ पे लोग इतने बेफर गए, आखिर उन्होंने रस्सियों से बांध के उसको दरख्त के साथ टांग दिया और टांगने के बाद वहाँ पे उस पर पथराव करते रहे जब तक उसकी जान नहीं चली गई, जब तक वहाँ पे हवाई फायरिंग नहीं की गई, आंसू गैस नहीं छोड़ा गया। तो लोग जो थे ना वो उस पर तशद्दुद किए जा रहे थे। तो ये भी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी इसका नोटिस लिया, उस्मान बुज़दार ने भी लिया, वहाँ की पुलिस ने काफ़ी सारे लोगों को गिरफ़्तार भी किया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इतना लोग प्रेशर में हैं, उनको दिमाग, उन्हें काम करना छोड़ दिया। ऐसे वाक़यात होने लग पड़े हैं कि हम दुनिया में जो है ना, खुदा ना खास्ता हमें लोग इंतहा पसंद ना कहने शुरू कर दें। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सियालकोट का वाक़या हुआ, वहाँ भी उस जो बशिंदा था, यहाँ काम करता था, उसके साथ ऐसा वाक़या पेश आ गया।
मतलब हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा जो मुल्क है, हम कहीं मुल्क अपने के लिए बदनामी का बायस तो नहीं बन रहे। तो ये बस ये वाक़यात ही थोड़े ऐसे जा रहे हैं। आपके मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन और सियासी सूरत हाल किस पोजीशन में है? बल्दियाती इलेक्शन जो है ना कुछ हुए थे KPK में, जिसमें वहाँ पे PTI जो थी वो तकरीबन हार गई है और मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने लीड किया है। अभी डेरा इस्माइल ख़ान में DI ख़ान में PTI फिर जीती है, कौन सा गंडापुर है वो जीता है। अब जो है ना जो थे KPK में के बाद पंजाब में और सिंध में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। पंजाब में 9 डिवीज़न के इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है, वो 29 मई को होंगे। कराची के भी जो सिंध के हैं वो भी ऐलान होने जा रहा है। तो बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी है और इस दौरान हमारा जो सियासी मौसम है वो भी बहुत गर्म हो रहा है। सियासी जमातें जो है ना, ख़ासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मार्च की तरफ बढ़ रही है। 27 फरवरी को वो पीपल्स पार्टी जो है कराची से इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च करेगी। उन्होंने अपना जो मार्च का ऐलान है कि किस किस शहर में स्टे होगा उसका ऐलान कर दिया है। 27 फरवरी को जो है ना 10 बजे मज़ार कायद से जुलूस शुरू होगा और ये हैदराबाद स्टे करेंगे, उसके बाद सखर करेंगे, उस तरह रहीम खान करेंगे। इस तरह मतलब उन्होंने तकरीबन 8 मार्च तक तकरीबन कोई 11-12 दिन एहतजाज की रैली जो होगी या उनका मार्च होगा वो चलता रहेगा। इसके साथ साथ जो है अदम एतमाद की तरफ भी सियासी जमातों का बड़ा ज़ोर चल रहा है। पहले जरदारी साहब मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से मिले, उसके बाद MQM के लोग मुख्तलिफ़ जमातों से मिले। अब जो है ना उन्होंने जो जहांगीर तरीन खान ग्रुप था उसने पहले पार्टी इजलास किया, फिर दोबारा किया। कल जो था उन्होंने के भी अदम एतमाद का साथ देना है या हुकूमत का साथ देना है। इस बात में इत्तेफाक हुआ है कि जहांगीर तरीन साहब जो फ़ैसला करेंगे वही उनके साथी अरकान का होगा। इस तरह काफ लीग जो है ना, चौधरी शुजाउत हुसैन की जमात, जो हमारे स्पीकर पंजाब असम्बली हैं परवेज़ इलाही साहब, उनका इजलास हुआ है। उनकी पूरी जमात ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अख्तियार दिया है कि वो अदम एतमाद का साथ दें या ना दें। इस तरह जो चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे हैं उन्होंने जो था इमरान खान की पार्टी में हैं, पार्टी में नहीं है सॉरी, उनकी वजारत में हैं, वज़ीर हैं। उन्होंने भी ऐलान किया है कि हम पार्टी इसके PTI हुकूमत के साथ हैं। तो अभी ये सिस्टम जो था ये बहुत गर्म जा रहा है। अब एहतजाज भी हो रहा है, अदम एतमाद की तारीख़ के बारे में भी चल रहा है और जो वज़रा में भी थोड़ी हलचल मच रही है। और आज का जो अभी ताज़ा तरीन बात पता चली है कि सूबाई काबीना पंजाब जो है ना उसमें भी इजाफ़ा किया जा रहा है और वफाकी काबीना में भी इजाफ़ा किया जा रहा है। वो अरकान जो नाराज़ होंगे उनको मनाया जाएगा, उनको वजारत का लालच दिया जाएगा ताकि वो वोट जो है ना दूसरी पार्टी के हक़ में ना दें। तो सियासी ज़ोर शोर जो है ना वो बढ़ रहा है। बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो वैसे मेरी राय में तो बल्दियाती इलेक्शन शायद पता नहीं, अगर इक़्तिदार चेंज हो गया, अदम एतमाद कामयाब हो गया तो शायद ना हो। अगर कामयाब नहीं हुआ तो बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां भी ज़ोर शोर से हैं और ये सियासी जो हमारा मार्च है वो भी जा रहा है। और हुकूमत जो है वो भी आवाम पे जुल्म सितम करने से बाज नहीं आ रही। वो वक्त के साथ साथ हर चीज़ में महंगाई किए जा रहे हैं। पेट्रोल के साथ साथ उन्होंने बिजली के रेट्स भी बढ़ा दिए हैं। अब जब ये सब चीज़ रोज़मर्रा की चीज़ें बढ़ेंगी तो आवाम का जो वोट होगा वो गालिबन इस हुकूमत के हक़ में नहीं होगा। तो ये हालात व वाक़यात हैं जो आपके मैंने गोश गुजार किए और मेरे सामीन को भी बतलाए। रियाज़ आरिफ साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर हमारे शो में आए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।